हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीआरआई। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अकाउंटेंसी के सेकेंड यूनिट की, जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म्स। राइट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। यूनिट 1 में हमने कवर किया था अपने एनपीओ के यूनिट को। इसमें हम कवर नहीं करेंगे, इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्टनरशिप फर्म्स के यूनिट 1 को, जिसके बाद हम रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, देन हम फाइनली रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग से, इसकी शुरुआत करेंगे। मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट, पार्टनरशिप का एक्ट जो कि 1932 में आया था। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 है, उसके बाद रिवाइज होता गया, अभी 2013 चल रहा है, देन 2018 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे उसमें। तो सेम पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ये कहता है कि एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। एनी काइंड का मतलब ये नहीं हो गया कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में अग्री होते हैं कि हम एक बिजनेस करेंगे, और बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कानून की नज़र में वैध होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो उसको वो करते हैं, समझौता करते हैं कि हम ये बिजनेस करेंगे, और इससे जो प्रॉफिट होगा उसको हम शेयर करेंगे, या लॉस होगा तो मिल करके उसको, उसके बर्डन को उठाएंगे। और हम में से कोई एक आदमी भी काम करेगा ना, तो वो पूरे फर्म का काम समझा जाएगा। दैट मीन्स कि आप मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए बी सी। तीनों में से कोई एक बंदा काम करेगा, तो वो अपने लिए तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ अपने सारे के सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे भी काम कर रहा है, क्योंकि उसके काम करने से जो प्रॉफिट होगा उसको अल्टीमेटली शेयर सभी मिलके करेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, द रिलेशन बिटवीन टू और मोर persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all of any of them acting for all। तो कोई एक काम करे या सभी काम करे, सभी के लिए काम करेगा वो, ऐसा समझा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पार्टनरशिप का जो मीनिंग होता है वो। राइट, आगे बढ़ेंगे और हम अब समझेंगे कि इसके फीचर्स क्या क्या है। राइट, फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। राइट, दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच में ये एसोसिएशन है, ठीक है। कम से कम दो लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, अधिक से अधिक अलग अलग केसेस है। अधिक से अधिक एलएलपी के केस में कुछ और है, और बाकी पार्टनरशिप के केस में कुछ और है। तो पार्टनरशिप के केस में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 हो सकता है। राइट, ओके। अब पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन अग्रीमेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बेस्ड पे एस्टैब्लिश होता है। अब ये अग्रीमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है। जी हाँ, पार्टनरशिप जो है रिटन अग्रीमेंट भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है, बट बेटर क्या रहेगा? रिटन अग्रीमेंट करना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है और आप कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट आपसे एविडेंस ढूंढता है, सबूत मांगती है। तो अगर रिटन अग्रीमेंट है तो सबूत आप दे पाएंगे, अगर रिटन अग्रीमेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, आप सबूत नहीं दे पाएंगे। अगर हम बात करें थर्ड फीचर की, तो पार्टनर्स मस्ट शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। पार्टनर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में भागीदार होता है। बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड लॉफुली इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुली होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ओके, पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी काम करती है। किसी एक ने काम किया, उसने सबके बिहाफ पे काम किया, सभी ने काम किया तो सभी ने अपने अपने लिए काम किया, साथ ही साथ पूरे फर्म के लिए भी काम किया। यानी कि कोई एक आदमी काम करेगा ना, तो वो, उसको लग रहा है कि वो अपने लिए काम कर रहा है, बट वो अल्टीमेटली पूरे फर्म के लिए काम कर रहा है। ओके, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। जिस प्रकार से कंपनी के केस में हम देखते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कंपनी की अलग पहचान होती है, उसके ओनर्स की अलग पहचान होती है, सेम पार्टनरशिप के साथ ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म किसके नाम पे जाना जाता है? अपने पार्टनर्स के नाम पे जाना जाता है। एक बार पार्टनर्स वहां से हट गए, कंपनी फर्म का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। राइट, ओके। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फॉर्मेशन जो होता है इसका अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के होता है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि रिटन अग्रीमेंट नॉट नीडेड। रिटन अग्रीमेंट नीडेड नहीं होता है। आपकी मर्जी है तो आप रखो, मर्जी नहीं है तो मत रखो। ओके,
मिनिमम 2%, मैक्सिमम 50%। मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, तो ये फीचर्स थे पार्टनरशिप का। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स की, कितने प्रकार के पार्टनरशिप होते हैं। ओके, सबसे पहले जो आपके स्लाइड पे दिख रहा है वो है जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, जनरल पार्टनरशिप कंप्राइजेज टू और मोर ओनर्स टू रन अ बिजनेस। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलते हैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसको जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। अच्छा, ये जो पार्टनरशिप होता है ना, इसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे ना उनका इक्वल राइट होगा। ठीक है, इन दिस पार्टनरशिप ईच पार्टनर रिप्रेजेंट द फर्म विथ इक्वल राइट। किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, जितने पार्टनर्स होंगे सभी का इक्वल राइट होगा। डिसीजन मेकिंग में सभी पार्टिसिपेट करेंगे, सभी से राय मशवरा लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा और प्रॉफिट भी वो इक्वली ही डिवाइड करेंगे। तो ये होता है जनरल पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्टनरशिप का है लिमिटेड पार्टनरशिप। ओके, नाम से इसके पता चल रहा है कि ये जो पार्टनरशिप होता है ना, ये लिमिटेड पार्टनरशिप क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के पार्टनर्स होंगे। ये मिक्सचर होता है जनरल पार्टनरशिप का, लिमिटेड पार्टनरशिप का। जनरल पार्टनर्स जो होंगे उनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा, जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है, यानी कि लॉस होगा तो उनको जितना अधिक लॉस होगा उतना अधिक लॉस बेयर करना पड़ेगा। बट इस जो लिमिटेड पार्टनर्स है ना, उनको जितना कैपिटल उन्होंने लगाया है उसके प्रोपोर्शन में ही उतना ही रिस्क बेयर करना पड़ेगा। तो फायदा क्या है फिर जनरल पार्टनर्स होने का? जनरल पार्टनर होने का फायदा ये है कि लॉस जितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट में भी उतना अधिक ही हिस्सा लेना पड़ेगा। बट लिमिटेड पार्टनर्स का क्या है कि अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है तो प्रॉफिट भी लिमिटेड ही उनको मिलेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब है? वेट 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 पार्टनरशिप एट विल में ये है कि ऐसा पार्टनरशिप जिसका ये डिसाइड नहीं है कि ये पार्टनरशिप जो है ये कितने पीरियड के लिए बना हुआ है, इसका इसका एक्सपायरी पीरियड कब तक का है। ठीक है, ऐसे हम पार्टनरशिप को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, यानी कि वो पार्टनर्स जब चाहे उस पार्टनरशिप को भंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स के मूड पे डिपेंड करता है। ऐसा पार्टनरशिप पार्टनरशिप एट विल कहलाता है। कोई पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन नहीं है पार्टनरशिप का, कुछ भी मेंशन नहीं है कि क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है और कितने दिन के लिए बनाया गया है, ये सब कुछ नहीं मेंशन रहता है। इसे को हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। चाह पे, इच्छा पे, जब मन किया तोड़ दिया पार्टनरशिप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बहुत अच्छे से समझिएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया कब? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, ये कॉन्सेप्ट आपको आया जब एलएलपी एक्ट आया 2008, उसके बाद ये अस्तित्व में ये चीज़ आई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट। बट ये इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया था ना, उसमें जो लाइबिलिटीज थी वो वो अनलिमिटेड थी। ठीक है, वो लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। तो उसी की कमियों को दूर करने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लाई गई। अब ये जो है ना, ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? ये कंपनी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इसीलिए इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये जो एलएलपी है ना, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो फर्क आपको समझ में आया? पार्टनरशिप में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं थी फर्म की, बट एलएलपी में सेपरेट एंटिटी होती है फर्म की, तो ये कंपनी की तरह वर्क करता है। ओके, देन मिनिमम यहाँ पे 2 पर्सन्स होते हैं, मैक्सिमम पर्सन्स की कोई लिमिट नहीं होती है, मैक्सिमम कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं इसमें। जबकि पार्टनरशिप के केस में हमने क्या देखा था, मैक्सिमम 50 पर्सन्स थे। ओके, इट इज रजिस्टर्ड बाय कंपनीज रजिस्ट्रार, इसको कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्टर कराया जाता है। लाइबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो फिक्स्ड होती है,
वो लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है? जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उतना ही उनके ऊपर लायबिलिटी भी है। ठीक है, उसके अलावा अग्रीमेंट पेपर अमंग पार्टनर्स मस्ट बी फाइल्ड विद कंपनीज रजिस्ट्रार। जो पार्टनर्स के बीच अग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी कहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 2% को डेजिग्नेट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में से चुन करके, और हर साल एलएलपी को अपना सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ता है। ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्या है? सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट ये बताता है कि कंपनी या पार्टनरशिप, ये जो एलएलपी है, ये अभी अपने कर्जों को चुका पाने के काबिल बची हुई है। जिस साल वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाएगी, इसका मतलब कि कंपनी कगालिया होने के कगार पे है। राइट, तो ये फीचर्स थे हमारे एलएलपी के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर क्या होता है। तो पार्टनर सीधी सी बात है, वो पर्सन जो अग्रीमेंट में आता है, जो मिलकर के अग्रीमेंट करते हैं कि हम भाई प्रॉफिट शेयर करेंगे, बिजनेस को रन करेंगे, उसको पार्टनर्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। पार्टनर्स के टाइप क्या कितने होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्टिव पार्टनर, या जिसको हम मैनेजिंग पार्टनर कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि ये पार्टनर्स पूरे बिजनेस में के दौरान, ऑपरेशन के दौरान एक्टिव रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको एक्टिव पार्टनर कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल पार्टनर। कौन सा पार्टनर? ऑस्टेंसिबल पार्टनर। या फिर इनको पार्टिसिपेटिंग पार्टनर्स भी कहते हैं। तो एक्टिव पार्टनर जो कि रनिंग ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि सब कुछ मैनेज करेगा, इसलिए इसको ऑस्टेंसिबल पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, है ना, पार्टिसिपेटिंग पार्टनर, ये सब कुछ कहते हैं। सेकेंड जो हमारा टाइप है पार्टनर का, वो है डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग यानी कि सो रहा है बंदा, इसको कोई मतलब नहीं है बिजनेस से। ठीक है, तो ऐसे पार्टनर जिनको जो पार्टिसिपेट नहीं करता है डेली फंक्शनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, इसको हम कहते हैं डॉर्मेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, हालांकि ये जो होता है ना, ये अगर कुछ करता है, ही इज हाउएवर बाउंड बाय द एक्शन ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। तो अदर पार्टनर जो कहते करते हैं, इसका प्रभाव इस पे भी पड़ेगा। ठीक है, ही डज नॉट मेक एनी एक्टिव पार्ट, लेकिन जो अदर पार्टनर करते हैं उसका प्रभाव इस पे पड़ेगा, यानी कि दूसरे पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर्स काम कर रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट होगा इसमें इसकी हिस्सेदारी होगी। He will continue to share the profit and losses of the firm and even bring in his share of capital like any other partner। तो ये प्रॉफिट में भी हिस्सा लेता रहेगा, लॉस भी देता रहेगा, कैपिटल की जरूरत होगी तो कैपिटल भी लाएगा, बट डेली एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये है स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर। ठीक है, अगर इस प्रकार के जो पार्टनर्स होते हैं, जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, इनको अगर रिटायर होना है तो इनको ना पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, इनको पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ेगा। ही डिड नॉट गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ द सेम। जब ये पार्टनर रिटायर होता है ना, इसको कोई पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता, क्योंकि तो सोया हुआ पार्टनर है, पब्लिक को ज्यादा पता भी नहीं ऐसे पार्टनर्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, किसको आप स्लीपिंग पार्टनर कह सकते हैं? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, या हालांकि ये तो नॉमिनल पार्टनर का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, अब सेलिब्रिटी का नाम मार्केट में उसकी ब्रांड वैल्यू रहती है, तो सेलिब्रिटी के दोस्तों ने उसके साथ कंपनी स्टार्ट किया, बोला कि भाई, फर्म स्टार्ट किया कि तुम हमारे वन ऑफ द पार्टनर्स रह जाओ। तो सेलिब्रिटी को इतनी फुर्सत नहीं है, उसको वो अपने काम में बिजी है, बट उसने अपना नाम दे दिया। ठीक है, तो वो स्लीपिंग पार्टनर हम उसको कह सकते हैं कि वो डेली एक्टिविटी में शामिल नहीं हो रहा है, बट अपना नाम दे रहा है, पार्टिसिपेट अपने नाम के थ्रू कर रहा है, तो ये स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। अच्छा, सेलिब्रिटी का एक और एग्जांपल यहाँ पे बिल्कुल सूट करता है, बिल्कुल फिट बैठता है नॉमिनल पार्टनर में। ऐसे पार्टनर जिनका रियल कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है उसको। ठीक है, वो अपना नाम लेंड कर रहा है उस पार्टनरशिप फर्म को, तो ये नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो कोई भी प्रॉफिट में शेयर हिस्सा नहीं करेगा, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस इसने अपना नाम दे दिया, तो ये नॉमिनल पार्टनर हम इसको कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो आई डोंट नो बाबा रामदेव पतंजलि में कुछ हिस्सा लेते हैं कि नहीं लेते, लेते ही होंगे। बाबा रामदेव बिजनेसमैन आदमी है, लेकिन अगर बाबा रामदेव ने अपने नाम को लेंड किया है पतंजलि को, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल के देखते हैं कि उन्होंने अपने नाम को पतंजलि के साथ जोड़ा है, बोलते हैं कि भाई तुम हमारा नाम यूज करो, हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तुम्हारे बिजनेस में, कोई कैपिटल नहीं लगाएंगे,
तो कोई प्रॉफिट भी नहीं लेंगे, बस हम अपना नाम तुमको दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे पार्टनर्स को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर्स, ठीक है। ओके, फोर्थ है पार्टनर बाय स्टॉपल। इफ अ पर्सन होल्ड्स आउट टू अनदर that he is a partner of the firm either by his words, actions or conduct, then such partner cannot deny that he is not a partner. एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक इंसान है, आपने बोला, आप बार बार लोगों को बता रहे हैं कि भाई फलाने कंपनी में, कंपनी का नाम मान लेते हैं एक XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड है। आप कहते हैं कि मैं इस कंपनी में पार्टनर हूं, मैं इस कंपनी में पार्टनर हूं। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करते हैं कि सामने वाले को भरोसा होता है कि आप इस कंपनी में पार्टनर्स हैं, तो बाद में आप मना नहीं कर सकते कि आप उस कंपनी में पार्टनर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप बार बार, है ना, अपने वर्ड से या अपने एक्शन से ये बताना चाह रहे हैं कि आप फलानी कंपनी में पार्टनर है और उसके नाम पे आपने कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लिया, तो बाद में आप पार्टनर बाय स्टॉपल बन जाते हैं, यानी कि आपको मानना पड़ता है, और आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं उस चीज़ के, अगर आपने कुछ गलत किया है तो, ठीक है। तो इसको कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल। आप उस कंपनी के पार्टनर सच में बना दिए जाते हो। नेक्स्ट है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे पार्टनर्स जो केवल और केवल प्रॉफिट में ही हिस्सेदार रहेंगे, उसको हम कहेंगे पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। लायबिलिटी इनके ऊपर कोई नहीं रहता है, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे। देन माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर यानी कि 18 से जो नीचे के हैं, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। However, a partner can be admitted to the benefits of a partnership if all partners gives their consent for the same. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, बट अगर सारे पार्टनर्स मिल करके अनुमति देते हैं, सहमति जताते हैं कि भाई ठीक है, इसको सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर रख लेते हैं कि प्रॉफिट ये शेयर करेगा, बाकी किसी भी चीज़ में इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। सॉरी, he will share profits of the firm but his liability for the losses will be limited to his share in the firm. तो प्रॉफिट में तो हिस्सेदारी लेगा, बट जो लाइबिलिटी है ना लॉस की, वो लिमिटेड होती है या फिर नहीं होती है। ऐसे पार्टनर्स को हम कहते हैं माइनर पार्टनर्स। बट क्या माइनर पार्टनर हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? नहीं हो सकता है। कब हो सकता है? जब सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर के इस बात की सहमति दे दे, कंसेंट दे दे, तब, ठीक है। Such a minor partner on attaining majority 18 years of age has 6 months to decide if he wishes to become. अच्छा, अब वही माइनर पार्टनर जब 18 साल का हो जाता है तो उसे ना एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वो अभी भी पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। रहना चाहता है फिर भी उसको देना पड़ेगा पब्लिक नोटिस, नहीं रहना चाहता है फिर भी उसको देना पड़ेगा पब्लिक नोटिस। डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या क्या है ये अभी हम देखेंगे। पहला, पार्टिसिपेशन इन बिजनेस। बिजनेस में पार्टिसिपेट करना राइट है उनका, अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेस व्यूज, अपने व्यूज को व्यक्त करना, अपनी बातों को रखना राइट है। राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, उन्हें देखना उनका राइट है। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में हिस्सेदारी उनका राइट है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, अगर कुछ गलत होता है, कुछ गड़बड़ होता है, उसके लिए उत्तरदायी रहना भी उनका अधिकार है। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडवांसेस, अगर उन्होंने कैपिटल दिया है और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इस कैपिटल पे उनको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट के लिए उनका राइट है। और अगर उन्होंने कुछ लोन दिया है तो उस पर उनको लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी उनका अधिकार है। अब ये तो रहे राइट की बातें। अब हम बात करेंगे ड्यूटीज की, बातें करेंगे। तो ड्यूटीज क्या क्या है? कुछ अधिकार है तो कुछ कर्तव्य भी होगा। ड्यूटीज क्या है? एवरी पार्टनर डज हैव ऑब्लिगेशन सच एज कंटिन्यूइंग द बिजनेस फॉर द बिगेस्ट पब्लिक गुड बाय बीइंग ट्रूथफुल टू वन अनदर। जितने भी पार्टनर्स हैं, ये उनका कर्तव्य है कि वो ट्रांसपेरेंट रहे, वो ट्रूथफुल रहे एक दूसरे के प्रति, कुछ धोखाधड़ी ना करे, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास करे, कुछ भी छुपाए ना। सेकेंड है, every partner is obligated to compensate the firm for damages incurred due to the partner's wrongdoing in the transaction of a business. अगर कोई एक पार्टनर भी गलत करता है, ठीक है, उसके लिए जो
हर्जाना भरना पड़ेगा, कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, वो हर एक पार्टनर ऑब्लाइज होगा इसके लिए, राइट। Every partner should undertake his or her duties to the business as diligently as possible, since his her inability to so impact the other partners as well. जितने भी पार्टनर्स हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने काम को बिल्कुल कर्तव्यपूर्ण ढंग से, बिल्कुल सही ढंग से करें, क्योंकि एक पार्टनर का गलत डिसीजन या एक पार्टनर का गलत करना, कुछ भी गलत करना, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको इम्पैक्ट करेगा, पूरे फर्म को इम्पैक्ट करेगा। ओके, फोर्थ है, एज ऑल ओन द फर्म्स प्रॉपर्टी जॉइंटली, पार्टनर्स कैन यूज इट एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस रीजन एंड नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो सबका जॉइंटली होता है, इसीलिए कोई पार्टनर उसे प्राइवेट तरीके से यूज ना करे उसको, क्योंकि वो सबका है, वहाँ पे वो सबका है, तो प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करे, वो उनका ड्यूटी है पार्टनर्स का। ईच पार्टनर मस्ट ऑपरेट अंडर म्यूचुअली अग्रीड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी पार्टनर्स है वो म्यूचुअली अग्रीड तरीके से काम करे, एक दूसरे की सहमति से काम करे, न कि अपनी मनमर्जी से। तो ये कुछ ड्यूटीज थे हमारे पार्टनर्स के। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या है? तो पार्टनरशिप डीड एक, आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। ठीक है, पार्टनर्स को कौन कौन सी राइट्स मिलेंगे, उनसे क्या क्या चीज़ें ली जाएंगी, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उनके, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती है। इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक बुक समझ लीजिए, एक रूल बुक समझ लीजिए, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड में चीज़ें क्या क्या शामिल होती हैं? तो देखिए, पार्टनरशिप डीड में नेम रहता है ऑफ द फर्म का नाम, पार्टनर्स के डिटेल्स, बिजनेस क्या है फर्म का वो लिखा रहता है कि कौन सा बिजनेस फर्म करती है, ड्यूरेशन क्या है फर्म का, कितने साल तक ये काम करेगी, कब काम करेगी, एक्सपायरी कब है पार्टनरशिप का, प्लेसेस ऑफ बिजनेस, किस किस जगहों पे ये बिजनेस करेगी, देश के किस किस कोने में, किस किस प्लेसेस पे ये बिजनेस करेगी, उसके बारे में लिखा रहता है। देन कैपिटल पार्टनर्स कितना कितना लगा रहे हैं वो लिखा रहता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या है, किस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लॉस शेयर कर रहे हैं, क्या ये इक्वली कर रहे हैं या कैपिटल के रेशियो में कर रहे हैं या किस रेशियो में कर रहे हैं, वो वहां पे लिखा रहता है। ओके, पार्टनर्स के ड्राइंग के बारे में लिखा रहता है। ड्राइंग किसे कहते हैं वो हम आगे समझ लेंगे, यहाँ पे मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ कि जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स या कुछ पैसा निकाल लेता है बिजनेस पार्टनरशिप फर्म से, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। इसके बारे में रूल लिखा रहता है कि पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, है ना, पार्टनर्स के लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो लिखा रहता है। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस लिखे रहते हैं पार्टनर्स के, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट वगैरह के बारे में लिखा रहता है, और अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में लिखा रहता है। तो ये सारी चीजें मेंशन होती है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे क्वेश्चन पक्का ही बनना है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। आई होप आपने पहले से भी पढ़ा होगा। जब पार्टनरशिप डीड ना हो उस सिचुएशन में कैसे हम प्रोविजन करेंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें हम देंगे पार्टनर, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे, प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर किया जाएगा, इस सब के बारे में हम प्रोविजन कैसे करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, क्योंकि रिटेन और ओरल दोनों तरीके से एग्रीमेंट हो सकता है पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर किया जाएगा, इक्वली। सेक्शन क्या है इसका, पार्टनरशिप एक्ट का 13B सेक्शन ये बात कहता है, इसको याद रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। पार्टनरशिप विल नॉट गेट सैलरी, पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो, ये बात लिखी हुई है 13A में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेबल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा, 13C ये बात कहता है। ड्राइंग विल नॉट बी चार्जेबल विद इंटरेस्ट, अगर पार्टनर ड्राइंग कर लेता है
पैसे निकाल लेता है फर्म से या अपने कैपिटल से, या गुड्स निकाल लेता है अपने फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से, तो उस पे उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है। सिर्फ एक चीज उसको मिलेगा और वो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कितना परसेंट? 6%। और ये बात 13D में लिखी हुई है। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। केवल एक चीज मिलेगी और वो क्या मिलेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी कितने परसेंट के रेट से? 6% के रेट से। और उसके अलावा प्रॉफिट लॉस जो है वो कैसे शेयर किया जाएगा? इक्वली शेयर किया जाएगा। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो तरीके हैं बेसिकली। कौन कौन से वो तरीके हैं? पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। दोनों में फर्क क्या है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओनली वन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा इसका मतलब समझ लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। अब देखिए यहां पे क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल में जो कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, उसका बैलेंस साल दर साल चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड रहेगा। केवल एक सिचुएशन में चेंज होगा कि अगर पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल लगा देता है तो वो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, और कुछ ड्राइंग कर लेता है तो वो कैपिटल कम हो जाएगा। अदरवाइज कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो जितने भी एप्रोप्रिएशंस किए जाएंगे, एप्रोप्रिएशंस का क्या मतलब है कि अगर उसको सैलरी मिला, उसको कमीशन मिला, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, ये सब बातें कहाँ पे दिखाई जाएगी? तो ये सब बातें करेंट अकाउंट में दिखाई जाएगी। तो फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक एडिशनल कैपिटल उसमें उसने मतलब वो लेकर नहीं आया पार्टनर, या फिर कुछ ड्राइंग नहीं किया, तब तक जितने भी एडजस्टमेंट होंगे जैसे प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब कहाँ पे दिखाया जाएगा? करेंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, जबकि करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा ना, वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा और करेंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, ओके। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक अकाउंट बनेगा और वो है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसमें जो होगा ना कैपिटल अकाउंट में, ये इसका बैलेंस हमेशा चेंज होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस तो लिख ही रहे हैं, साथ ही साथ एडजस्टमेंट वाले भी हम इसी में लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करेंट अकाउंट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। इसीलिए कभी कभी ना, अब ज़्यादातर तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, लेकिन कभी कभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत ये डेबिट बैलेंस भी शो कर देता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का यहाँ पे दिया हुआ है आपको फॉर्मेट। जब फिक्स्ड कैपिटल हो तो वहां पे पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस बीडी या ओपनिंग बैलेंस जो हमारा कैपिटल अकाउंट का है। अगर एडिशनल कैपिटल लाया तो जोड़ देंगे, अगर ड्राइंग किया तो घटा देंगे। सिंपल, बस इतना ही कैपिटल अकाउंट में होगा। बाकी जितने भी एडजस्टमेंट है वो कहाँ पे होगा? करेंट अकाउंट में। तो करेंट अकाउंट में शुरुआती बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ऐड कर दो। यानी कि जितनी भी चीजें पार्टनर्स को मिल रही है, उसको कैपिटल, जिससे उसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है वो करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जिससे उसका कैपिटल लो हो रहा है वो करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कैपिटल इंक्रीज हुआ क्रेडिट साइड में, कमीशन मिला इंक्रीज हुआ क्रेडिट साइड में, सैलरी मिली इंक्रीज हुआ क्रेडिट साइड में, साथ ही साथ इधर प्रॉफिट में हिस्सा मिला इंक्रीज हुआ क्रेडिट साइड में। करंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाएगा? जिससे उसका कैपिटल कम हो रहा है। जैसे कैपिटल कैसे कम होगा? ड्राइंग उसने किया, उस पर उसको इंटरेस्ट लग गया, उससे कम होगा, तो ड्राइंग कम हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम हो गया,
प्रॉफिट एंड लॉस में अगर लॉस हो गया तो कम हो गया, फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ पे टू बैलेंस सी डी, और फिर अगेन अगले साल बाई बैलेंस बी डी। क्लियर है? तो ये था फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स करेंट, ये कैपिटल अकाउंट है, ये है फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल के अंतर्गत। देखने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है, यहां पे बस दोनों को मिक्स कर दिया गया है, यानी कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी यहीं पे है और जितना एडजस्टमेंट है वो भी इसी में है। पिछले पेज पे हमने देखा, पिछले स्लाइड में, कि दोनों अलग अलग बनाया था, नाम अलग दे दिया था, कैपिटल करेंट, यहाँ पे दोनों को साथ में बना रहे हैं। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सबसे पहले हम मतलब जानेंगे कि क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम सबने पढ़ा है, यह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि उचित उपयोग, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था कि प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाते थे, ऐसे अमाउंट्स को दिखाते थे ना, चाहे वो लॉस है, आपका एक्सपेंडिचर है, तो वो करना ही पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट है या लॉस है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसे एक्सपेंडिचर्स को दिखाते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तभी वो चीजें देनी है, नहीं हुआ तो नहीं देनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंडेड वर्जन हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ठीक है, तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज मेड अप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज अमंग पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा करने के लिए हम बनाते हैं एक अकाउंट, जिस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है फॉर्मेट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत जो हम करेंगे ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया, वहां से हमको नेट प्रॉफिट मिला होगा या फिर नेट लॉस मिला होगा, राइट। अब उस नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस में से ही अगर नेट प्रॉफिट हुआ है, वहां से हमको पार्टनर्स को ना कुछ अमाउंट बांटना है, जो भी हमने उनको प्रॉमिस किए हैं। तो उसके लिए हमको कहाँ पे आना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि इसी अकाउंट के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस प्रॉफिट को। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो किधर दिखाते हैं प्रॉफिट? नॉमिनल अकाउंट में, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ तो उसको हमने कहाँ पे ट्रांसफर किया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर लॉस हुआ होता तो कहाँ पे ट्रांसफर करते? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, अब अगर पार्टनर्स से हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला, हमको मतलब फर्म को पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा ना, क्योंकि पार्टनर्स ने अगर ड्राइंग किया है तो पार्टनर्स उस ड्राइंग करने पे चार्ज तो पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा निकाला है बिजनेस फर्म से, तो उस पर उनको चार्ज तो देना पड़ेगा। तो वो फर्म के लिए क्या है? इनकम है, और इनकम है तो फर्म कहाँ दिखाएगी? क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, या बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, या बाय सॉरी वेट, ओके, यहां तक समझिए आप। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला, कैपिटल साइड में लिख दिया, सॉरी क्रेडिट साइड में लिख दिया। ओके, अब जाएगा क्या क्या फर्म के पास से? पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट, तो डेबिट में लिखेंगे क्योंकि फर्म के लिए वो एक्सपेंडिचर है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया फर्म ने, लिख दिया। टू इंटरेस्ट पार्टनर्स बोनस अकाउंट, पार्टनर्स की सैलरी दे दी, पार्टनर्स को कमीशन दे दिया। ओके, अब अगर इतना तक ये डेबिट साइड कौन सा है? एक्सपेंडिचर है। क्रेडिट साइड कौन सा है? इनकम है। इनकम अभी भी बच गया, मान लीजिए इनकम अभी भी बच गया, प्रॉफिट अभी भी बच गया, तो बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 3 पार्टनर है तो टू एक्स अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस हो गया तो लॉस अब घर से लेकर आएंगे पार्टनर्स अपने, तो यहाँ पे अगर लॉस हुआ तो बाई पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट से वो लेकर आएंगे। समझ में आ गया? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहते हैं जिसको हम बनाते हैं पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस का बंटवारा करने के लिए। क्लियर है? और ये कब बनाया जाएगा? पहले प्रॉफिट एंड लॉस, वहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल करके यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, देन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो चीज़ों को। तो कौन कौन सी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डालते हैं? पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे अप्रोप्रिएट की जाती है, बंटवारा इसका किया जाता है। क्लियर है? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दो चीजें यहाँ पे आती है, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। मैंने दो अकाउंट का जिक्र किया, पहला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों में फर्क क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिन आइटम्स को दिखाते हैं ना, उनको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या क्या हो गया? जैसे रेंट देना, जैसे बिजली बिल देना। प्रॉफिट मकान मालिक को नहीं मालूम कि आपका प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, वो अपना रेंट आपसे लेगा, तो आपको प्रॉफिट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेंट आपको देना ही देना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इस तरीके के खर्चे कहाँ दिखाए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट पार्टनर्स तो समझ सकते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो पैसा लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं मांगेंगे। तो ये हो गया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट होने पर ही किए जाते हैं, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो खर्चा करना ही करना पड़ेगा, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं, और चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाए जाते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ डिफरेंसेस। तो देखते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। कुछ बेसिस यहाँ पे दिए गए हैं। बेसिस जो दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे नहीं बनाया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे बनाया जाता है। क्यों, कैसे? मैंने बताया था कि पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है कि प्रॉफिट इक्वली बटेगा, तो पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाएगा। वहां पे लिखा रहेगा कि कैपिटल रेशियो में बटेगा, तो कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। अगर लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% नहीं 7% दिया जाएगा, तो 7% देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे बनता है, ये पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे नहीं बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड, अगर डिफरेंस की बात करें प्रिंसिपल के बेसिस पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी कि हर एक एक्सपेंस के लिए एक रेवेन्यू होगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैचिंग कॉन्सेप्ट पे को फॉलो नहीं करता है। रिकॉर्डिंग की बात करें तो आइटम को डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, और वहां पे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं जो खर्चे होते हैं। सिंपल सी बात है। नीड क्या है प्रिपेयर करने का? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं उस अकाउंटिंग ईयर का, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम यूज करते हैं अपना क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना, पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। प्रिपेयर्ड आफ्टर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद प्रिपेयर किया जाता है? तो प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है। सिंपल। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अब देखेंगे प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है वो हम देखेंगे। देखिए, इसको पढ़ने की हमको जरूरत क्यों पड़ रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजन? तो इसीलिए पड़ रही है ना, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कहीं कहीं पार्टनरशिप डीड बनता है, कभी कभी नहीं बनता है। कभी कभी बनता है तो हमको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी कि जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे।
तो क्या हर सिचुएशन में ऐसा ही होता है? देख लेते हैं, 3 केसेस बनते हैं। पहला केस है इफ देयर इज नो मेंशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो क्या उस सिचुएशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। लालू यादव कहते हैं ना ममता बनर्जी को, रेल मांगा था कि नहीं मांगा था? कहती नहीं मांगा था, नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। तो वही बात है कि अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा गया है पार्टनरशिप डीड में तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सेकंड केस क्या बनता है? इफ देयर इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड बट वेदर एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड में ये बात तो लिखी गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बट इसमें भी 2 केसेस बन सकते हैं। हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होगी हाँ दिया जाएगा, बट अगर प्रॉफिट है तो ही दिया जाएगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि दिया जाएगा बट प्रॉफिट ना भी हो तो भी दिया जाएगा, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है कि प्रॉफिट हुआ तभी दिया जाएगा, दिस इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं भी हुआ तभी भी देना पड़ेगा, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो देखते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि भाई देना है, पहला केस है कि अगर प्रॉफिट इक्वल है या मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5 लाख और उस साल का हमारा प्रॉफिट है 6 लाख का, तो क्या पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट 6 लाख है, हमको देना कितना है? केवल 5 लाख दे देंगे। फुल इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। कब? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो प्रॉफिट से, तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। सेकेंड केस, इफ द प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो क्या पूरा दिया जाएगा? नहीं, उसी प्रोपोर्शन में दिया जाएगा, जितना है उतना दिया जाएगा। 5 लाख देना था, प्रॉफिट 4 लाख ही हुआ, तो उसी प्रोपोर्शन में देंगे, 5:4 के रेशियो में 4 लाख ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, अपने घर से लगा के नहीं देंगे। ठीक है। अब सी, इफ द फर्म इज इन लॉस। अगर फर्म लॉस में चली गई तो भाई तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, उल्टा जितना लॉस हुआ है ना उतना लॉस लाना पड़ेगा भाई उस पार्टनर को अपने घर से, जो उसका हिस्सा बनेगा लॉस में। समझ में आया? बिल्कुल। चलिए, अब थर्ड केस क्या है? इफ द पार्टनरशिप डीड सेज टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये तो ऊपर हम बात कर रहे थे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, एक बार फिर से रिपीट में करता हूँ एप्रोप्रिएशन वाला, ये वाला सेकंड केस, कि अगर प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पूरा का पूरा मिल जाएगा, अगर प्रॉफिट का अमाउंट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो उतना ही मिलेगा जितना प्रॉफिट हुआ है। ओनली प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। अगर लॉस में चल रही है कंपनी तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उल्टा इंटरेस्ट उल्टा जितना लॉस हुआ है ना वो लॉस के बराबर हिस्सा लाना पड़ेगा अब पार्टनर को अपने घर से। अब थर्ड केस कह रहे कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ये तो लिखा हुआ है, बट ये भी लिखा हुआ है कि प्रॉफिट हो या ना हो तुमको देना ही पड़ेगा फर्म को, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो सिंपल सी बात है कि भाई पार्टनर्स को वो दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बोला गया है, और बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं ना उस सबको अपने 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 घर से ला करके उसको देना पड़ेगा। जिस पार्टनर को, मान ली एग्जाम्पल के लिए ए बी सी को पार्टनर्स है, ए को पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो बी और सी अपने अपने घर से ला के देंगे ए को। ठीक है। और उससे जो लॉस हुआ ना उसको ए बी सी तीनों मिलके बांटेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई ए को मिलना था तो बी सी अपने घर से लाके दे रहे हैं, ए अपने घर से लाके खुद को ही दे रहे हैं, कहते हैं ये तोहफा हमने अपने आप को दिया। तो ए का ज़्यादा घाटा नहीं है, बी और सी का घाटा है। सिंपल सी बात है। ओके, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन है और पार्टनरशिप डीड इन्होंने मिलकर ही बनाया होगा, तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई धोखाधड़ी हो गई। ठीक है। तो ये है कि हम प्रोविजन क्या क्या करेंगे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बंटवारा करना हो। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। पार्टनर्स ड्राइंग क्या होता है? मैंने पहले ही बताया कि जब कोई पार्टनर अपने फर्म से, बिजनेस से या तो गुड्स निकाल ले या फिर पैसा निकाल ले, अपना कैपिटल निकाल ले, उसको ड्राइंग कहते हैं। तो एक बात बताइए, जब वो खुद का ही कैपिटल निकालेगा क्या उस पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसने खुद अपना जितना कैपिटल, फॉर एग्जांपल उसने 5 लाख लगाया था, वेट,
उसने 5 लाख लगाया था और उससे 1 लाख उसने निकाल लिया, तब अभी भी है उसका 4 लाख कैपिटल बचा हुआ है, तो उस पर उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बट ठीक है, जब वो पर्सनल यूज के लिए कुछ, when a partner withdraws some money or goods from business for his personal use, it is called drawing can be made against a capital। हाँ, जब वो प्रॉफिट से पैसा निकाल ले, क्योंकि प्रॉफिट तो सारे पार्टनर्स का है, कैपिटल से निकाला उस पर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ा, बट जब उसने प्रॉफिट से ड्राइंग कर लिया ना, क्योंकि प्रॉफिट तो सारे पार्टनर्स का था, तो उस पर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग करने और कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग करने में क्या फर्क है, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं यही बात कर रहा था, तो देखिए मीनिंग देखिए। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि भाई जितने भी प्रॉफिट हुए ना पार्टनरशिप फर्म में, उससे आपने पैसा निकाल लिया। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है कि आप जो कैपिटल लेकर आए थे उसमें से पैसा निकाल लिया, सिंपल। प्रॉफिट पूरे फर्म का, कैपिटल आपका। ओके, इफेक्ट क्या पड़ेगा कैपिटल पे, देखिए जब प्रॉफिट से आप ड्राइंग करते हैं तो आपके कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कैपिटल जस का तस बना रहता है, कम क्या होता है, प्रॉफिट। बट जब ड्राइंग के अगेंस्ट में कैपिटल सॉरी कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग कर लेते हैं तो आपका कैपिटल कम हो जाता है। इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आप प्रॉफिट से पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आप प्रॉफिट से पैसा आपने निकाला तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल तो आपका जितना पहले था उतना अभी भी है। बट आपने जब कैपिटल से पैसा निकाल लिया तो पहले जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था उससे कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब मिलेगा, क्योंकि कैपिटल आपका कम हो चुका है। ठीक है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस पे चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अंडर सच अ सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग। जब आप प्रॉफिट के अगेंस्ट में कुछ ड्राइंग कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए, और क्योंकि वो 5 लाख सभी पार्टनर्स के बीच में बांटे जाने थे, आपने वहां से निकाल लिया, फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, इस पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने कैपिटल से पैसा निकाल लेते हैं तो फर्म कहती है हमें क्या मतलब, तुम्हारा कैपिटल था, तुमने निकाल लिया, अब सिंपल प्रॉफिट में तुमको कम शेयर देंगे, बट तुम्हारा खुद का पैसा था, तुमने निकाल लिया, हम उस पर क्यों ड्राइंग तुमसे चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ रहा है? तो जब आप प्रॉफिट से निकाल लेते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है, जब आप कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग कर लेते हो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो तरीका है यहाँ पे, दो नहीं, दो से ज़्यादा तरीका है, बट एक एक करके हम पढ़ते हैं। कुछ नहीं है, एवरेज परसेंटेज आता है तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे इसको। व्हेन अनइक्वल अमाउंट्स आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स, कुछ पता ही नहीं है, कभी 1 तारीख को पैसा निकाल ले रहा है, कभी 10 तारीख को, कभी 15 को, कभी 30 को, यानी कि फिक्स्ड टाइम नहीं है इसका सेट, और कभी 1,000 निकाल रहे हैं, कभी 10,000, कभी 9,000, कभी 5,000। तो कैसे निकालेंगे, फिर दो तरीके हैं, पहला सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड। जब अनइक्वल अमाउंट्स निकाले अलग अलग डेट्स पे तो दो तरीके हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 का क्या मतलब है, ऊपर जोड़ने की 1 रहेगा। मान लीजिए कभी उसने 1 तारीख को निकाल लिया, कभी 10 तारीख को, कभी 15 तारीख को, ठीक है, तो जितना भी निकाला वो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे। जितने महीने के लिए उसने निकाला वो ऊपर यहाँ पे रहेगा और नीचे 12 रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देख लेते हैं, पढ़िए। अमर बीइंग अ पार्टनर ऑफ गीक्स पार्टनरशिप फर्म विड्रॉ 6,000 ऑन 1 जुलाई 2020। अमन ने विड्रॉ किया 6,000 रुपए को 1 जुलाई 2020 को फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। इनका साल कौन क्या चल रहा है, 2020 से 2021, और वेट वेट वेट,
2020 से 2021 इनका ईयर चल रहा है, अप्रैल टू मार्च का चल रहा है। तो इसने पैसा कब निकाला? 1 जुलाई 2020 को। कितना निकाला भाई? 6,000 रुपये। और कितने परसेंट के रेट से निकाला? इसको चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना पड़ेगा? 9% के रेट से। अब एक बात बताइए, 6,000 रुपये निकाले, जुलाई में निकाला, कितने महीने के लिए इसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? जुलाई, 1 जुलाई को निकाला तो जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये तो 9 महीने, हाँ 9 महीने हो गए, ठीक है, 9 महीने हो गए। तो 9 महीने के लिए इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6,000 रुपये पे, 9% का रेट यानी कि 9/100, और 9 महीने यानी कि 9/12, 9/12। तो इसको 405 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ईजी है, समझ में आया? ओके। अब बात करेंगे हम प्रोडक्ट मेथड की। तो प्रोडक्ट मेथड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल होगा। वहां पे देखिए एक डेट को निकाला था उसने, अब यहाँ पे बहुत अलग अलग डेट्स को ये निकाला है, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जिस जिस डेट को जितना पैसा निकाला रहता है वो लिख देते हैं, और हम उसको ना रैंक दे देते हैं। रैंक का मतलब है कि किसी को वेटेज देते हैं, 1 2 3 4 ऐसा वेटेज दे देते हैं, फिर टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं, उसको जोड़ते हैं और ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। मंथ अपॉन 12, 1/12 का मतलब है कि ऊपर महीना नीचे 12। अमर बीइंग अ पार्टनर ऑफ जीएफजी पार्टनरशिप फर्म, अमर एक पार्टनर था इस फर्म में, उसने ये फॉलोइंग अमाउंट्स को विड्रॉ किया है, ठीक है। 31 मार्च 2021 को आपको 9% के रेट से कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। मई 1 को 6,000 रुपये निकाले उसने, जुलाई 31 को 3,000 निकाले, सितंबर 30 को 4,500 निकाले, नवंबर 30 को 6,000 निकाले, जनवरी 1 को 4,000 निकाले, और 31 मार्च को 3,500। तो देख रहे हैं अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड में हम करेंगे क्या, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अमाउंट उसने निकाला वो डेट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, अमाउंट यहां पे लिखा हुआ है, कितने महीने के लिए निकाला वो कैलकुलेट करेंगे। 1 मई को निकाला, 1 मई को जो अमाउंट निकाला उसने अपने साल अपने पास कितने महीने तक रखा होगा? 31 मार्च को कैलकुलेट करना है ना। तो मई 1 को निकाला, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 11 महीने उसने उस अमाउंट को रखे, तो 11 मंथ। पीरियड ड्यू इन मंथ्स। जो जुलाई 31 को निकाला उसको कितने महीने तक रखा? तो जुलाई 31 को निकाला, जुलाई तो खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने? 8 महीने के लिए, तो 8 महीने। सितंबर 30 को निकाला, सितंबर यानी कि खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो देख रहे हैं ये महीना कैसे कैलकुलेट करते हैं, हो गया। अब इस अमाउंट को उसके मंथ के साथ प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 11 इंटू 6, 66,000, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस जितने भी ये हुए ना मल्टीप्लाई, सबको प्रोडक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, तो आया 1,53,000। अब उस फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल प्रोडक्ट यानी कि 1,53,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 9/100, और 1/12 यानी कि 1,147.5। ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो प्रोडक्ट मेथड भी इजी है, समझ में आया? एक बार और वीडियो को पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। When an equal amount is withdrawn every month, अब यहाँ पे क्या है कि हर महीने इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल पे निकाला जा रहा है। कभी साल के शुरुआत में निकाला, सॉरी, कभी महीने के शुरुआत में निकाला जाएगा, कभी महीने के बीच में निकाला जाएगा, कभी महीने के आखिरी तारीख को निकाला जाएगा, ठीक है। इसके लिए अलग फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे।
तो व्हेन एन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एवरी मंथ, एवरेज पीरियड हमको निकालना आना चाहिए। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो देख लीजिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ये आ गया एवरेज पीरियड। कैसे, समझिए। मान लेते कि आपने हर महीने के पहली तारीख को निकाला, तो पहला अप्रैल से मार्च वाले अकाउंटिंग सेशन में पहला आपने निकाला होगा 1 अप्रैल को, और आखिरी आपने आखिरी इंस्टॉलमेंट आपने निकाला होगा 1 मार्च को निकाला होगा। तो 1 अप्रैल को जो निकाला होगा, 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा, पूरा 12 महीना, और लास्ट 1 मार्च के बाद कितना बचा, 1 महीना। सिंपल। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना, 12, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना, 1 अपॉन 2, यानी कि 13 अपॉन 2, यानी कि 6.5। ये आपका एवरेज पीरियड आ गया जब आप हर महीने की पहली तारीख को कुछ अमाउंट निकालते हो। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, इसको मैं काट देता हूँ। ओके, तो जब हर महीने की पहली तारीख को निकालेंगे तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे आपको पता चल गया। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कि टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। क्लियर है। तो देखिए, जब आप हर महीने की पहली तारीख को निकालेंगे, मंथली बेसिस पे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड, 12 अपॉन 1 अपॉन 2 यानी कि 6.5। कैसे, 12 कैसे आया, हर महीने की पहली तारीख को तो 1 तारीख को निकालेंगे, उसके बाद पूरा 12 महीने तो बच ही रहे ना भाई। 1 अप्रैल को निकाल रहे हैं, फिर भी अप्रैल पूरा, और अप्रैल पूरा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरा 12 महीना बच रहा है। और फिर 1 मार्च को निकाल रहे हैं तो भी 31 डेज बच रहे हैं। ठीक है। जब हर महीने की मिडिल में निकालते हैं तो कैसे होगा भाई, मिडिल में निकाल रहे हैं, यानी कि पहला जो इंस्टॉलमेंट ड्राइंग का निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को निकाल रहे हैं, यानी कि जो इसके बाद टाइम बच गया वो बच गया 11.5 महीना। और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं हम कब, 15 मार्च को, यानी कि उसके बाद भी आधा महीना बच रहा है, यानी कि 11.5 प्लस आधा अपॉन 2 यानी कि 6 मंथ्स। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। पहला इंस्टॉलमेंट जब निकालेंगे उसके बाद कितना टाइम बच गया, आखिरी इंस्टॉलमेंट निकालेंगे उसके बाद कितना बच गया, अपॉन 2, एवरेज पीरियड निकल गया। तो ये सारा एवरेज पीरियड कैसे निकालना है हमने यहाँ पे दे दिया। अब एक क्वार्टरली का समझ लीजिए। क्वार्टरली यानी कि हर क्वार्टरली का क्या मतलब है, 1/4। तो एक साल में कितने क्वार्टर, 4, 3 महीने का, 3 महीने का क्वार्टर होगा ना। तो जब हर क्वार्टर के पहले तारीख को निकालेंगे तो कैसे होगा, हर क्वार्टर के पहले तारीख का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल से मार्च है तो अप्रैल मई जून ये पहला क्वार्टर, तो 1 अप्रैल को निकाला आपने पैसा, कितने महीने बचे, पूरे 12 महीने। आखिरी इंस्टॉलमेंट कब निकाला होगा, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा, और जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि जनवरी लास्ट इंस्टॉलमेंट का 1 जनवरी को, तो उसके बाद भी 3 महीने बच रहे हैं। तो 12×3 15/2 7.5। हाफ ईयरली बोले तो 6 महीने पे निकाल रहा है, यानी कि पहले छिमाही यानी कि 1 अप्रैल को, फिर उसके 6 महीने बाद दूसरी छिमाही। तो अप्रैल, वेट अ सेकेंड, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज पीरियड वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दे देना। फॉर एग्जाम्पल ABCD 4 पार्टनर्स थे, तो ए को बोला BCD ने मिलकर के कि भाई हम तुमको प्रॉफिट हो या ना हो तुमको इतना मिनिमम प्रॉफिट देंगे, दैट इज गारंटी टू अ पार्टनर। तो जब कोई पार्टनर या तो खुद की जिम्मेवारी से या 2-3 पार्टनर आपस में मिल करके किसी अन्य पार्टनर को कहते हैं कि भाई हम तुमको इतना मिनिमम गारंटी देते हैं कि इतना प्रॉफिट तो तुमको देंगे ही देंगे, दैट इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। फाइनल अकाउंट्स, अगर हम पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट।
हमको न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थ्योरेटिकल नॉलेज लेना है, क्योंकि सीयूईटी में बड़े बड़े अकाउंट्स आपको बनाने के लिए नहीं भेजेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है वो चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो बस दैट्स इट, ये आपका था अकाउंटेंसी के सेकेंड यूनिट यानी कि पार्टनरशिप का पहला यूनिट है ना, अकाउंटेंसी का सेकेंड यूनिट एंड पार्टनरशिप का पहला यूनिट। और उसके बारे में जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, जितने भी फंडामेंटल्स हो सकते हैं, वो सब हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन या गुडविल की बात करेंगे, गुडविल की बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।